प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और आज प्लांट सेल रेस्पिरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो हमारा अनुभव है, इस टॉपिक में बच्चों को इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं ऐसा भरोसा दिलाता हूं कि आप यदि मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, सारी चीजों को कोरिलेट करेंगे, तो इस चैप्टर को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो मैं बात कहता हूं उसको आप ध्यान से सुने। देखो, हमने क्या बताया है और हम क्या जानते हैं कि एक ग्लूकोज में 38 एटीपी बनाने की एबिलिटी होती है। हमने अब तक ग्लाइकोलाइसिस कर लिया, लिंक रिएक्शन कर लिया और क्रेब्स साइकिल कर लिया। कितने एटीपी हमने बना लिए? सिर्फ 4 एटीपी। वो जो 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्रेब्स साइकिल में एक जगह होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनने में, जहां पर हमें 2 जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ग्लाइकोलाइसिस में 4 बनते हैं, 2 खर्च हो जाते हैं, तो नेट गेन कितना है? 2। तो 2 और 2 4, 4 ही एटीपी अब तक हम बना चुके हैं। और बनने कितने चाहिए? 38। तो बाकी जो बचा 34 एटीपी, ये 34 एटीपी का जो फॉर्मेशन है, आज हम करेंगे इस प्रोसेस के दौरान, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान। ये बाकी के बचे हुए 34 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है ये जानने के पहले एक बार माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को आप रिवाइज कर लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। बाहर वाले मेम्ब्रेन को आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर वाले मेम्ब्रेन को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनके बीच में, दो मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। और इनर मेम्ब्रेन जो है, इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। और क्रिस्टे पर लगा होता है F0 F1 पार्टिकल्स, है ना। क्रिस्टे के ऊपर F0 F1 पार्टिकल्स लगा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है ये। सेंट्रल पार्ट को, जो कंपार्टमेंट है, सेंट्रल कंपार्टमेंट, इसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बस इतना ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों बोला जाता है। इसको बोला तो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है, इसको प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है, इसको रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको क्यों कहते हैं, उसका कारण समझिए। हम क्या जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन, तीनों ही जगहों पे, कुछ प्लेसेस पर हाइड्रोजन एटम रिलीज होते हैं। वो जो हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है, उस हाइड्रोजन एटम का इनिशियल एक्सेप्टर या तो NAD है या फिर FAD है। जब उस हाइड्रोजन को NAD पिक करता है तो NADH का फॉर्मेशन होता है, और जब FAD करता है तो FADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो इनिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर या तो NAD है या फिर FAD है, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर वो NAD ही है, एक प्लेस को छोड़कर। और वो हमने क्रेब्स साइकिल में वो रिएक्शन किया था, ये वाला रिएक्शन, जो सक्सिनेट टू फ्यूमरेट है ना। ये जो सक्सिनेट टू फ्यूमरेट वाला रिएक्शन है, यहाँ पर FADH2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर FAD इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो NAD या FAD इनिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, वो फाइनल एक्सेप्टर नहीं है। तो फाइनल एक्सेप्टर उस हाइड्रोजन का कौन है? तो देखो, ये फाइनल एक्सेप्टर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन है। देखो, ये ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? वाटर। तो ऑक्सीजन जो है बेटा, वो फाइनल एक्सेप्टर है उस हाइड्रोजन का। लेकिन अभी हाइड्रोजन किसके पास है? या तो NAD के पास है या फिर FAD के पास है। तो वो ऑक्सीजन तक पहुंचाता कैसे? वो ऑक्सीजन तक पहुंचाता है भाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो लिखा हुआ था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम है, वो जो NAD के पास इलेक्ट्रॉन है या FAD के पास इलेक्ट्रॉन है, उसको कहां तक पहुंचाना?
उसको हाइड्रोजन तक ऑक्सीजन तक पहुंचाना, और ऑक्सीजन तक पहुंचता है तो ये देखो ये वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये जो वाटर बन रहा है ना इसी को मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा हुआ है, तो यू नीड टू नो द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये नाम याद रखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज है। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसको साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। देखो साइटोक्रोम A है और A3 है, तो साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स है। तो 4 कॉम्प्लेक्स का नाम आपको याद रखना है। एक 5th कॉम्प्लेक्स भी होता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इन 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं। तो ये चारों कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ पर लगा होता है, ये लगा होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। ये सारे लोकेशन आपको पता होने चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ लगा होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पर जाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो 4 कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा यहाँ पर 2 मोबाइल कैरियर भी होता है। ये देखो यहाँ पर हमने लिखा है ना, UQ लिखा हुआ है, इसको यूबी क्विनॉन बोलते हैं, ये कोएंजाइम Q बोलते हैं। एक ये मोबाइल कैरियर है, इस मोबाइल कैरियर है, और एक साइटोक्रोम C, ये मोबाइल कैरियर है। मोबाइल नाम से आपको पता चल रहा है कि मोबाइल है, ये फिक्स नहीं है, मूव करता रहता है। तो ये जो मोबाइल कैरियर होते हैं यूबी क्विनॉन, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को या इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 से 3 तक पहुंचा रहा है। देखो कह रहा है ना, यहां से 1 से 3 के बीच में पहुंचा रहा है। और यही मोबाइल कैरियर यहाँ पर भी है, ये कॉम्प्लेक्स 2 से भी कहां पर पहुंचा रहा है, 3 पर पहुंचा रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि मोबाइल कैरियर, जो पहला मोबाइल कैरियर है यूबी क्विनॉन, ये इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचाता है, और जो यूबी क्विनॉन से है मोबाइल कैरियर, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचाता है। ठीक है, एक मोबाइल कैरियर जो कॉम्प्लेक्स C है, ये इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं, ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मोबाइल कैरियर। तो दूसरा आपको ये बात याद रखनी है कि वो कौन से मोबाइल कैरियर का काम क्या है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर अरेंज है, वो किस लिए अरेंज है, ये अरेंज है कि ये इसको कहाँ तक पहुंचा दे, ये पहुंचा दे कहाँ तक, ऑक्सीजन तक, ताकि ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वो वाटर का फॉर्मेशन कर सके। अब देखिए बच्चे कि ये जो NaDH2 है ना, इसको इस तरह से हम NaDH+H+ के फॉर्म में लिखते हैं। तो NaDH2 ज्यादातर तो हमारे पास NaDH2 ही बनता है, सिर्फ एक जगह को छोड़ करके। तो NaDH2 के पास जो हाइड्रोजन है, या FeDH2 के पास जो हाइड्रोजन है, इसको यहां तक पहुंचाने के, ऑक्सीजन तक पहुंचाने के 2 रूट्स हैं, 2 रास्ते हैं, और दोनों रास्ता एक जगह आकर के मिल जाएगा। वो कहाँ मिलेगा वो समझना है। NaDH वाला जो रास्ता, ये वाला जो रास्ता, NaDH वाला रास्ता, जो पहला रूट है, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन ट्रांसफर जो लोड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वो कॉम्प्लेक्स 1 पर लोड हो रहा है। देख लो NaDH2 के पास ज्यादातर हाइड्रोजन है, तो ये कॉम्प्लेक्स 1 पर लोड होता है। ठीक है, और FeDH2 के पास जो हाइड्रोजन है, वो कॉम्प्लेक्स 2 पर लोड होता है ना। देखो यहाँ पर ये लोड हो रहा है और ये लोड हो रहा है, यही 2 जगह है जहां पर वो लोड होता है। अब लो, ये 2 रास्ते जो हैं, देखो ये रास्ता, इधर वाला जो रास्ता, कॉम्प्लेक्स 2 वाला जो रास्ता है, और कॉम्प्लेक्स 1 वाला जो रास्ता है, वो यूबी क्विनॉन के लेवल पर देख लो, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, ये दोनों रास्ता मिल गया।
है ना, ये दो रास्ते एक जगह मिल जाते हैं, उसके बाद का जो पाथवे हो जाता है वो कॉमन पाथवे हो जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होता है जब इस रास्ते से रूट 1 से, तो रूट 1 से जब लोड होता है हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन, तो कितने प्रोटॉन बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ से जो लोड होता है तो यहाँ 4 कॉम्प्लेक्स 1 पर 4 हाइड्रोजन, कॉम्प्लेक्स 3 पर, कॉम्प्लेक्स 3 पर कितने 4, 4 4 8, और कॉम्प्लेक्स 4 पर कितने 2 हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन। तो टोटल 10 protons are expelled outside. 10 protons are expelled outside from root 1. रूट 1 पर जब हाइड्रोजन लोड होता है ना, तो 10 प्रोटॉन बाहर की तरफ एक्सपेल होते हैं। बाहर मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल ब्लू कलर का जो बना हुआ है, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर ये स्पेस है, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में सॉरी ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में रिलीज होता है। ये इसको मान लो कि ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आउटर है, ये इनर है, इसके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में 10 प्रोटॉन एक्सपेल होगा जब NaDH2 के थ्रू हाइड्रोजन है। लेकिन इस वाले रूट में, रूट 2 में देखो, जब FAD के थ्रू हाइड्रोजन आता है, FAD के थ्रू जब हाइड्रोजन लोड होता है, तो FAD के थ्रू देखो यूबिक्विनॉन, तो 4 ये वाला और 2 ये वाला, तो 6। ये वाला तो नहीं हुआ ना, ये जो ऊपर वाला है ये तो NAD के हिस्से में आएगा, ये FAD के हिस्से में तो आता ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोजन लोड होता है कॉम्प्लेक्स 1 पर, कॉम्प्लेक्स 1 पर जो हाइड्रोजन लोड होता है वो NADH वाला हाइड्रोजन है, तो 10 प्रोटॉन एक्सपेल होगा इन इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और FAD के पास जो हाइड्रोजन है FADH2, वो कॉम्प्लेक्स 2 पर लोड होता है, तो कॉम्प्लेक्स 2 से जब हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है तो 4 और 2 6 प्रोटॉन जो है एक्सपेल होता है, कहाँ पर, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन पहुंचते कहाँ पर है, अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन जो है वो पहुंचते ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वो वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये वाटर बना लेते हैं। लेकिन ये जो जर्नी है इलेक्ट्रॉन की, है ना, कॉम्प्लेक्स 1 से या कॉम्प्लेक्स 2 से लेकर के कॉम्प्लेक्स 4 तक, ऑक्सीजन तक की जो जर्नी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर that energy is utilized for formation of what, ATP। तो ATP का फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक फॉस्फोराइलेशन हमने क्या किया, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो डायरेक्टली ATP बनाने का प्रोसेस, डायरेक्ट ATP बना। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन उसको कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है जब ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP का जब फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ADP ड्यू टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 34 ATP का फॉर्मेशन। कैसे, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय a theory given by पीटर मिशन। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी, इस थ्योरी का नाम है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। ये थ्योरी आप यहाँ पर अच्छे से समझ ले, क्योंकि ये थ्योरी फोटोसिंथेसिस में भी आपके काम आएगी। तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय पीटर मिशन। ये थ्योरी किस लिए दी थी, ये दी गई थी कि ATP का फॉर्मेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कैसे होता है, तो ये समझना। तो देखो ये
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ लिखा हुआ भी है, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का बाहर वाला साइड है और ये इनर साइड है। इनर साइड में क्या है, मैट्रिक्स है, और इस पर F0 F1 पार्टिकल लगे होते हैं। F0 F1 पार्टिकल, ये जो F1 है और F0 है, ये दोनों प्रोटीन्स है, दो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स है। F0 जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ये चैनल का रोल प्ले करता है। और जो F1 है, F1 पार्टिकल, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेस, विच इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। देखो एटीपी से एटीपी बनाने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत होती है, एटीपी सिंथेस की, वो यहीं पर प्रेजेंट होता है, F1 पार्टिकल में प्रेजेंट होता है। तो अब ये समझना थ्योरी की, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो पीटर मिशेल ने दी थी, इनके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। इस थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे, इस थ्योरी का मानना यह है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसका बेसिस है प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये टर्म आता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां पर इकट्ठा होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा होता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। देख रहे हो ये स्पेस क्या है, कौन सा स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ये जो प्रोटॉन एक्सपेल हो रहा है ना, ये इसी स्पेस में तो इकट्ठा हो रहा है। इसी को यहाँ पर जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट इकट्ठा होता है, यहाँ पर प्रोटॉन जो बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा होने लगता है, इसी को हम कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का साइट माइटोकॉन्ड्रिया में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है। अब एक तरफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया और दूसरी तरफ मैट्रिक्स में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये जो प्रोटॉन है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आना चाहता है ना, यहाँ पर प्रोटॉन इकट्ठा हो रहा है, ये इधर से इधर जाना चाहे, लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन उसके लिए परमेबल नहीं है। तो फिर जाएगा कैसे, ये जाएगा इस रूट से, F0 F1 पार्टिकल से। तो यहाँ पर देखो ये 2H लिखा हुआ, ये गलत है, मिस्टेक है, एक्चुअली ये 4H होता है, 4H होता है, ठीक है। तो ये 2H को कट करके आप 4H बना लें। तो ये थ्योरी ये कहती है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन प्रोटॉन्स के लिए परमेबल नहीं है, तो ये जाएगा F0 F1 पार्टिकल से। तो F0 F1 पार्टिकल से जब ये जाता है ना मैट्रिक्स की तरफ, तो ये ग्रेडियंट ब्रेक होता है, एंड ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एनर्जी, यूज ऑफ एनर्जी, उसी एनर्जी के हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो अब कैलकुलेशन ये बताता है कि 4H प्लस जब इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ, तो एक एटीपी का जनरेशन, एक एटीपी का जनरेशन हो। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया कि जब NAD के थ्रू जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन तक पहुंचता है, NAD के पास जो हाइड्रोजन है वो जब ऑक्सीजन तक पहुंचता है, तो 4 4 8 2 10 हाइड्रोजन 10 प्रोटॉन रिलीज होते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, एंड 4 प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू 1 एटीपी। तो 10 किसके कितने के इक्विवेलेंट होगा, वो होगा 2.5 एटीपी के इक्विवेलेंट, जिसको हम 3 कंसीडर कर लेते हैं इस लेवल पर। तुम्हारे लेवल, हायर लेवल पर इसको 2.5 ही कंसीडर किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक NADH2 3 एटीपी बनाता है, तो वो 3 एटीपी कैसे बनाता है कि एक NADH2 के पास जो हाइड्रोजन है वो जब ऑक्सीजन तक पहुंचेगा तो 10 प्रोटॉन एक्सपेल होंगे, और 4 प्रोटॉन एक एटीपी बनाता है, तो 10 किसके इक्विवेलेंट है, 2.5 के इक्विवेलेंट है। इसी को हम 3 मान लेते हैं, 3 होता नहीं है वो, 3 हम मान लेते हैं। उसी तरह से एक FADH2, जब ये FADH2 वाला हाइड्रोजन जब पहुंचता है ऑक्सीजन तक, तो 4 और 2 6,
6 एटीपी ही तो, छह प्रोटॉन ही तो बाहर एक्सपेल होते हैं। 6 प्रोटॉन किसके इक्विवेलेंट होगा? 1.5 एटीपी के इक्विवेलेंट होगा, जिसको हम 2 मान लेते हैं। अब समझ में आया कि एक FADH2 2 एटीपी कैसे बनाता है, और एक जो वो है, एक NADH2 3 एटीपी कैसे बनाता है। अब हम कैलकुलेशन करें तो देखो कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बनते हैं, नहीं, एक ही जगह बनता है, एक स्टेप पे। लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH बनते हैं, और क्रेब्स साइकिल में 6 NADH बनते हैं और 2 FADH2 बनता है। तो टोटल NADH कितना बना? टोटल NADH 10 बना टोटल, और एक NADH की वैल्यू कितनी है? 3 एटीपी बनाने की। तो 10 3 का कितना हो गया? 30 एटीपी का फॉर्मेशन। 30 एटीपी का फॉर्मेशन किससे होगा? NADH से होगा। और 2 FADH2 है तो ये 4 के इक्विवेलेंट हो गया। तो 30 + 4 कितना हो गया? 34 एटीपी। और 4 एटीपी हम बना चुके हैं, 2 ग्लाइकोलाइसिस में और 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और क्रेब्स साइकिल। तो 4 और 34 कितने हो गए? 38 एटीपी। तो हमने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से होता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना। एक्चुअली जो ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। एक्सर्गोनिक प्रोसेस ETS है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उससे एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो ATP का जो बनना है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ETS जो है, और दोनों एक साथ होना जरूरी, दोनों की कपलिंग जरूरी। ATS, इसलिए ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों को हम ज्वाइंटली लेते हैं, अलग अलग नहीं लेते। तो ये सारी बातें जो हमने समझी। तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को अब आप समझ सकते हो कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कि एक ग्लूकोज से जो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं। 34 तो हमने ये देखा, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बना, और 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनेट। तो 2 ही एटीपी तो बचा जो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, नहीं? तो टोटल 38 एटीपी इस तरह से यहाँ पर बनते हैं। तो आई होप कि आपने इसको समझा होगा। एक बार 2 बार यदि आप ठीक से लेक्चर को सुनेंगे, और इसके पहले आपको ये सब पता होने चाहिए कि कहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स, क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स। ETS में आने के पहले मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से समझो पहले, लिंक रिएक्शन अच्छे से समझो पहले, फिर क्रेब्स साइकिल अच्छे से समझो, देन गो फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक आते आते आपको पहले वो सारी बातें याद यदि है तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप यू हैव प्रॉपरली अंडरस्टूड दिस टॉपिक। एक बार 2 बार समझेंगे तो डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। इस पर फिर हम एक रैपिड फायर सीरीज भी लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।